नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 28 अप्रैल 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्लेन पेज की, फिर उसके बाद में बची हुई न्यूज़ हैं वो देख लेंगे। आज थोड़ा लेट हो गया, कहीं पे गया हुआ था इस वजह से, और हो सकता है कि 1 तारीख का और 1 को तो संडे है, खैर 2 का जो वीडियो होगा वो भी शायद इसी तरीके से डिले हो, तो उसमें थोड़ा सा आप सेटल कर लेना, ठीक है। और मैं पेपर जिस दिन वीडियो नहीं बना पाऊँगा उस दिन आपको पेपर PDF है वो शेयर जल्दी कर दूंगा, और जिस दिन वीडियो अच्छे से टाइम पे बन जाएगा उस दिन तो कोई इशू आपको आएगा नहीं, ठीक है। और इसके अलावा अगर देखें तो टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। तो चलिए, और कुछ याद आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। शुरू करते हैं मेन कंटेंट। पहला आर्टिकल हमारा है कि अभी रिसेंटली कल परसों की बात है, कराची में एक बलूच ग्रुप के द्वारा अटैक किया गया। वो अटैक बलूच ग्रुप के द्वारा नहीं, बेसिकली एक लेडी जो थी स्कूटर लेकर के आ रही थी और साथ में ये साइड में ये वैन चल रही थी। इस वैन में 3 चाइनीज़ इंडिविजुअल्स थे जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर में वहाँ पे काम कर रहे थे। तो ऐसे में वो सुसाइड बॉम्ब था बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये फिर से हाईलाइट कर रही है कि पाकिस्तान में बलूच जो हैं, बलूचिस्तान में रहने वाले जो ट्राइब्स हैं वो किस तरीके से सेपरेट होने की डिमांड कर रही है। और ये मूवमेंट अभी का नहीं है, या बलूच नेशनलिज्म का जो आइडिया है ये अभी का नहीं है, ये 1947 से है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमें देखने हैं। उसको देखने से पहले हम सबसे पहले मैप देख लेते हैं एक बार। ये है पाकिस्तान का मैप आपके सामने, जिसमें देख सकते हो इस पाकिस्तान में मेन 4 प्रोविंसेज है। जैसे हम स्टेट बोलते हैं ना, वैसे पाकिस्तान में प्रोविंस बोलते हैं। तो ये 4 हैं, इनका नाम है, एक का नाम तो खैबर पख्तूनवा, एक है पंजाब, एक है बलूचिस्तान और एक है सिंध, ठीक है। तो ऐसे में इनकी कैपिटल भी देख सकते हो। खैबर पख्तूनवा की पेशावर है कैपिटल, और पंजाब की है लाहौर, बलूचिस्तान की कैपिटल है क्वेटा, और सिंध की कैपिटल है कराची, ठीक है। तो ये 4 मेजर प्रोविंसेस हैं, और आप देख सकते हो ये जो बलूचिस्तान का एरिया है ना, ये सबसे ज़्यादा है। मतलब जितना ज्योग्राफिकल एरिया पाकिस्तान का है ना टोटल, उसका लगभग आधा हाफ तो केवल और केवल बलूचिस्तान है, उसके पास में ही है। तो ऐसे में एक बार हम ये मैप हमने देख लिया। अब देखते हैं आर्टिकल को, और ये चीज़ यहाँ पर देख लेना ज़रूर। एक तो ग्वादर पोर्ट यहीं पर लोकेटेड है, जिसको चाइना के अंडर में दे रखा है, चाइना डेवलप कर रहा है। और ये है कराची पोर्ट, ठीक है। और ये कराची को फाइनेंशियल कैपिटल भी बोलते हैं। और वैसे अगर देखें तो पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद यहाँ पर लोकेटेड है, खैबर पख्तूनवा और पंजाब बॉर्डर पे लोकेटेड है, ठीक है। आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर के बिल्कुल पास में लोकेटेड है ये, ओके। और ये एबटाबाद है जहाँ पर ओसामा बिन लादेन को पकड़ा था। अब आप देख लो कि कहाँ, और ये इस्लामाबाद के पास में रावलपिंडी है जहाँ पर आर्मी का मेन वहाँ पर बेड़ा रहता है, ठीक है। जब रावलपिंडी रेफरेंस में कहीं लिखा हुआ मिले ना, तो इसका मतलब आप समझा करो कि वो बात कर रहे हैं किसकी। कोई भी एक्सपर्ट अगर रावलपिंडी बोले तो आर्मी की, पाकिस्तान आर्मी की। इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तानी सरकार की, ओके। एबटाबाद आप देख सकते हो कितना पास में है, यहाँ पर ओसामा बिन लादेन को पकड़ा था, ठीक है। अब चलते हैं मेन आर्टिकल पे। तो अभी मंगलवार की ही बात है, 3 चाइनीज़ नेशनल्स की डेथ होती है जब एक पाकिस्तानी ड्राइवर के साथ में वो एक वैन में चल रहे थे, और उसी टाइम पे एक सुसाइड बॉम्बर आती है और वो साथ में खुद भी मर जाती है और इनको भी मार देती है। बेसिकली ये जो तीनों चाइनीज़ इंडिविजुअल थे ना, चाइनीज़ नेशनल, ये बेसिकली कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, एक चाइनीज़ कल्चर को प्रमोट करना, उसके एजुकेशन उसकी रिसर्च करने के लिए इंस्टीट्यूशन ऑपरेट हो रहा है कराची में, जो कि चाइना की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ना उसके सपोर्ट के बेसिस पे चल रहा है। तो ऐसे में ये अटैक होना चाइनीज़ नेशनल्स पे, चाइनीज़ इंडिविजुअल्स पे, ये कहीं ना कहीं शो करता है कि भाई बलूचिस्तान के लोग हैं वो चाइना के लोगों की प्रेजेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं है। साथ में इस अटैक को बलूच लिबरेशन आर्मी जो है उन्होंने क्लेम भी किया है कि हाँ भाई हम रिस्पॉन्सिबल है, हमने ये अटैक करवाया है, ये जो सुसाइड बॉम्बर का अटैक हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि अभी पिछले 20 सालों की बात करें ना, तो 20 सालों से लगातार बलूचिस्तान में डिमांड हो रही है कि हमें सेपरेट होना है, हमें निकलना है पाकिस्तान से, ठीक है। और ये शुरुआत तो 1947 से थी, पर अभी कुछ ज़्यादा ही इसकी डिमांड हो रही है लगातार। तो बेसिकली हमने देखा बलूचिस्तान अफगानिस्तान ईरान के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है इंटरनेशनली। गैस, ऑयल, कॉपर, गोल्ड डिपॉजिट, दैट मीन्स मिनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिच प्रोविंस है।
चारों प्रोविंसेस में सबसे ज़्यादा एरिया इसका है, लगभग पाकिस्तान का 50% एरिया तो बलूचिस्तान प्रोविंस में आता है, जबकि पॉपुलेशन यहाँ पर पाकिस्तान के सिर्फ 3.6% ही रहती है। आप देखोगे कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर में बलूचिस्तान में ही आपको पता है कि ग्वादर पोर्ट डेवलप किया जा रहा है। पर आप ये चीज़ जानकर के बड़ी हैरानी में रहने वाले हो कि अभी जो पिछली सरकारें थी, नवाज शरीफ या फिर इमरान खान, इन्होंने हैंडओवर नहीं किया है ग्वादर को। ग्वादर पोर्ट को मुशर्रफ जब प्रेसिडेंट थे ना, परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने ही ऑलरेडी हैंडओवर कर दिया था चाइना को कि आप डेवलप करो। इससे चाइना और पाकिस्तान की कोलैबोरेशन भी बढ़ेगी और यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर चाइनीज़ प्रेजेंस के चलते बलूचिस्तान के लोग जो रिबेलियस बिहेवियर को लेकर के चल रहे हैं सेपरेट होने को, तो उसको भी कंट्रोल करने में पॉसिबिलिटीज़ होगी। ठीक है, तो ऐसे में आप देख सकते हो। और आपको पता ही है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है अरेबियन सी में ओपन भी कहाँ पर हो रहा है, ग्वादर पोर्ट, जो कि बलूचिस्तान के अरेबियन सी कोस्ट पे ही लोकेटेड है। और साथ में चाइना को भी इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि चाइना को अरेबियन सी तक एक्सेस मिल रही है काराकोरम पास से लेकर के, जो शिनजियांग प्रोविंस है चाइना का, वहाँ से लेकर यहाँ तक। बलूच नेशनलिज्म की डिमांड या बलूच नेशनलिज्म जो है वो 1947 से चल रहा है, जहाँ पर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की डिमांड की जा रही है बलूच के द्वारा। फिर इसके पीछे पूरी हिस्ट्री बताई जा रही है कि जिस टाइम पर इंडिया और पाकिस्तान का सेपरेशन हुआ था उसी टाइम पर डिमांड थी कि हमें भी सेपरेट कर दो, हमें एक अलग से कंट्री बना दो। फिर उसके बाद में पाकिस्तान में जो अलग अलग रिजीम आए, जिसमें एक रिजीम आया जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। क्योंकि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो क्यों यहाँ पर प्रोमिनेंट नेम आ रहा है, क्योंकि उस टाइम पर 1971 में आपको पता है कि बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ ही था। तो बलूचिस्तान के लोगों ने भी सोच लिया कि बांग्लादेश अगर लिबरेट हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते, हम भी तो फ्री हो ही सकते हैं पाकिस्तान से। तो ऐसे में लेफ्टिस्ट गुरिल्ला वॉर पर इन्होंने बहुत ज़्यादा रिलाई किया, मतलब छुप छुप करके अटैक करना। जैसे हमारे यहाँ पर नक्सलिज्म होता है ना, नक्सलिज्म को फॉलो करने वाले लोग अटैक करते हैं छुप छुप करके, है ना, घात लगा करके। एग्जैक्टली वैसा ही बिहेवियर इन्होंने अपनाया। पर वही चीज़ है कि आर्मी से फिर इस पूरे मूवमेंट को एक बार क्रैश कर दिया, एकदम ख़त्म कर दिया इसको। फिर टाइम बीतता है, टाइम के साथ साथ में अभी पिछले 20 सालों की बात करें तो फिर से एक बार रिवाइवल देखने को मिल रहा है। इवन आप देखोगे कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन को लेकर के, क्योंकि इस बलूचिस्तान की जो कैपिटल है क्वेटा, इस क्वेटा में इतने बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं हर बार, मतलब आप देखोगे यार 2-3-4 महीनों में एक बार तो क्वेटा की न्यूज़ आई जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर ये बलूच और इन बाकी पाकिस्तान के जो एस्टैब्लिशमेंट है इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ही एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके आगे देखें, 2012 में यूएस की जो पार्लियामेंट है जिसका नाम है यूएस कांग्रेस, ठीक है, वहाँ पर भी बलूचिस्तान को सेपरेट होने का पूरा पावर देने की सपोर्ट दी गई कि हाँ जी बलूचिस्तान को सेपरेट करने के लिए हम भी एग्री करते हैं। और पाकिस्तान ये भी एलिगेशन लगाता है कि बलूचिस्तान में जो सेपरेटिज्म का जो माहौल बना हुआ है, बोला इंडिया इसको सपोर्ट दे रहा है। और अफ़गानिस्तान में अपने इंडिया ने खुद ने सेफ कैंप्स डेवलप कर रखे हैं जहाँ पर बलूच रिबेल्स को वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। साथ में आप देखोगे ये चीज़ पाकिस्तान ज़्यादा वेरीफाई किस बेसिस पे करता है कि 2017 में बलूच लीडर जिनका नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ब्रह्मदाग बुगती, उन्होंने इंडिया में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया। वैसे इंडिया ने ना तो कंफर्म किया ना इस चीज़ को डिनाई किया है अभी तक कि हाँ जी हम सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते। पर स्विट्ज़रलैंड की अभी आप देख सकते हो असाइलम ले रखी है। अब स्विट्ज़रलैंड में अभी ये जो बलूच रिबेल्स हैं उनके लीडर वहाँ पर रह रहे हैं। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि बलूच रिबेलियन जो है वो बहुत ज़्यादा सालों से कंटिन्यू चलता आ रहा है। और ये पहली बार ऐसा देखा गया है कि जिस तरीके से लिट्टे श्रीलंका में तामिल इश्यूज़ के लिए अटैक करते थे ना, उस तरीके का अटैक अभी पहली बार देखने को मिला है कि बलूच जो हैं उन्होंने भी इसी तरीके का बिहेवियर अपना लिया है कि भाई हम भी जो है सुसाइड बॉम्ब बना करके और फिर बाद में अटैक करेंगे। जबकि अभी ये जो सुसाइड बॉम्ब बन करके जो लेडी आई थी, ठीक है, वो लेडी बहुत ही ज़्यादा अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाली है, ठीक है, बट वही चीज़ नाम है इसका, यहाँ पर आप देख सकते हो, 1 सेकेंड, यहाँ पर बताया हुआ है, ये देख सकते हो यहाँ पे शारी बलूच, ठीक है। ये 2 बच्चों की तो माँ है, इसके हस्बैंड जो हैं वो डेंटिस्ट हैं और इसके पिता जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और ख़ुद भी जूलॉजी और फिलॉसफी से ऑलरेडी डिग्री होल्डर थी, ठीक है। पर फिर भी
अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, देश तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, राष्ट्र, बलूचिस्तान के लिए सेल्फ सेक्रीफाइस किया। ये एग्जैक्टली वैसा ही बिहेवियर है जैसा बिहेवियर लिट्टे जो लड़ाके थे, लिट्टे रिबेल्स थे, वो श्रीलंका में दिखाया करते थे। तो एक ये ट्रेंड देखने को भी मिल रहा है। और साथ में चाइनीज़ प्रेजेंस को तो देखो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं बलूचिस्तान के लोग, कि भाई हमारे से बिना पूछे पाकिस्तानी सरकार जो है वो कैसे डेवलपमेंट करा सकती है हमारे यहाँ पे। इस तरीके का बिहेवियर वहाँ पर देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं। अगली अभी देखो लेंसेट में अभी एक पब्लिकेशंस में अभी एक पेपर पब्लिश हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि 2019 में पूरी दुनिया में, अकेले 2019 में लगभग 86 लाख डेथ्स हुई है। और वो डेथ किन की हुई है? 0 से 20 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनकी, जिनको हम बोलेंगे किड्स एंड अडोलसेंट्स। तो साइंटिस्ट्स ने ये कहा है कि अब जो है केवल हम नियोनेटल या चाइल्ड मोर्टेलिटी इन्हीं पर ध्यान नहीं दे सकते, हमें कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में हेल्थ पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। और ये जो डेथ हुई है ना, ये 86 लाख है। इन 86 लाख डेथ में आप देख सकते हो स्टिल बर्थ, मतलब कि जब बच्चा एकदम पूरा मैच्योर होता है डिलीवरी के लिए, उस टाइम पर पेट में ही, गर्भ में ही उस बच्चे की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टिल बर्थ। उसकी वजह से 23%, 86 लाख में से 23% तो स्टिल बर्थ थी। नियोनेटल डेथ, इसका मतलब हो गया 1 महीने, जन्म लेने से बाद में 1 महीने तक 28% बच्चों की डेथ हुई है इन 86 लाख में से। इसके अलावा 1 मंथ से लेकर 5 साल, जिसको चाइल्ड बोल दिया जाता है, उनकी डेथ हुई है लगभग 32% इन 86 लाख में से। और उसके बाद में आप देख सकते हो कि 15 से 19 साल के भी 7% रहे हैं, 10 से 14 के भी 4% रहे हैं, और 5 से 9 के भी 6% रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो हमारे यहाँ का मतलब इंडिया नहीं है पर्टिकुलरली, ये पूरी दुनिया की है ये। तो ओवरऑल चीज़ क्या शो कर रही है? ये चीज़ ये बता रही है कि जी हमें अब केवल और केवल एज फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करके, उम्र के हिसाब से ग्रुप में डिवाइड करके और स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन तैयार करने की बजाय एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में काम करना होगा, जिसमें 0 से 20 साल तक की उम्र के जितने भी बच्चे हैं उन सबको फोकस में रखा जाए। चाहे वो न्यूट्रिशन की बात करो, चाहे प्रिवेंटिव हेल्थ हो, एजुकेशन हो, या इकोनॉमी हो, इकोनॉमिक प्लानिंग हो, कम्युनिटी सपोर्ट हो। तो ऐसे में ओवरऑल बच्चे का जन्म, मतलब बच्चा पेट में जब आ जाए तब से लेकर के और 20 साल तक का नहीं हो तब तक के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की ज़रूरत है। तो ये अपने आप में एक हेल्थ अलार्म है जो कि अभी हाईलाइट हुई है इस पर्टिकुलर पब्लिश्ड पेपर में। ठीक है, तो ये चीज़ आप जरूर देख लोगे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हाईलाइट पॉइंट्स है इनको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो अनएम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या चल रहा है हमारे देश में, उसको लेकर के अभी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के द्वारा डेटा रिलीज़ किया है। उसमें क्या कहा गया है कि इंडिया की जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 40% से भी नीचे आ चुकी है, जो कि 2016 में 47% थी। पहला पॉइंट तो ये बताया जा रहा है। दूसरी ये चीज़ कि हमारे देश में आधी से ज़्यादा जनता जो है वो वर्किंग एज ग्रुप में है। मतलब वर्किंग एज ग्रुप की जो जितनी जनता है उसमें से आधी जनता ही जो है वो जॉब करना चाहती है या फिर जॉब के लिए कोशिशें कर रही है। बाकी बची हुई जनता काम ही नहीं करना चाहती या फिर काम करने के लिए सर्च करते करते थक चुकी है। और ये ट्रेंड है ना, ये इंक्रीजिंग है। इसका मतलब क्या हो गया कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो लगातार डिक्लाइन कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। अब ये जो चीज़ है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और ये सब कुछ, इसको समझने के लिए हमें कुछ बेसिक्स को देखना होगा। सबसे पहली चीज़ तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होती है ये जानते हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट से पहले हम लेबर फोर्स किसे कहते हैं वो जानते हैं। देखो, जो भी हमारे देश में 15 साल की उम्र या उससे ज़्यादा, वैसे अगर स्पेसिफिकली हम देखें ना तो 15 से 59 साल, 15 to 59 ईयर्स एज को हम कंसिडर करते हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन के तौर पे। ठीक है, बट यहाँ पर आप जानते हो आजकल कि 59 साल के बाद में भी लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो CMIE के द्वारा जो लिया जाता है रेफरेंस वो ये है कि जो लोग 15 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, 15 या 15 से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको आप लेबर फोर्स बोल देते हो। ठीक है, बट लेबर फोर्स किसको बोलोगे? 2 कैटेगरीज में आप इसको डिवाइड करते हो। नंबर 1, जो एम्प्लॉयड है, इसका मतलब उन्होंने नौकरी ढूंढी और नौकरी मिल गई। दूसरा है जो अनएम्प्लॉयड है, पर कौन से? जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लगातार,
तो ऐसे में लेबर फोर्स का नाम आते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि 15 साल या उससे ज़्यादा उम्र के वो लोग जो नौकरी चाहते हैं, ठीक है, चाहे उनको मिले या ना मिले वो मैटर नहीं करता, तो नौकरी चाहने वाले जो लोग हो गए ना, वो अपने आप ही लेबर फोर्स पार्टिसिपेंट हो गए। तो ऐसे में आप देखो डिमांडिंग जॉब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। तो इसी चीज़ से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई जो टोटल वर्किंग एज है उससे ज़्यादा लोग, कौन से, 15 साल और 15 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, उनमें से कितने लोग जॉब की डिमांड कर रहे हैं, चाहे उनको नौकरी मिले या ना मिले, वो चीज़ क्या हो गई, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इसका मतलब जो लोग नौकरी चाहते हैं, ठीक है, मतलब एक तरीके से जो लोग नौकरी करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमें नौकरी कैसे भी मिल जाए, तो वो चीज़ हो जाती है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इसका मतलब आप परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे किसका, वर्किंग एज, कि भाई 15 साल से ज़्यादा उम्र के कितने लोग हैं हमारे देश में, वो देख लिया, और कितने लोग जॉब की डिमांड कर रहे हैं। तो जो लोग जॉब की डिमांड कर रहे हैं उनको आप कैलकुलेट कर लो, टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं उनसे आपको पता पड़ जाएगा कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितनी है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे देश में 47% से डिक्लाइन करते करते लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 40% तक आ गई। इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में वर्किंग एज में होने के बावजूद भी लोग जो हैं वो नौकरी की खोज में निकल ही नहीं रहे हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं नौकरी की खोज करते करते थक चुके हैं, या फिर उनको कोई कॉन्फिडेंस ही फील नहीं होता कि जॉब मिलेगी भी क्या हमें। तो ऐसे में आप देख सकते हो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रिड्यूस होने का मतलब हो गया कि लोग नौकरी के लिए अब कोशिश करना ही छोड़ चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ एक कॉमन वर्ड यूज होता है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में तो नॉर्मल क्या होता है कि जो लेबर फोर्स है, ठीक है, जो कि कोशिश कर रहे हैं, मतलब वर्किंग एज के वो लोग 15, इसका मतलब अगर सिंपल देखें 15 साल या उससे ज़्यादा उम्र के वो लोग जो कि नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, और उन लोगों में से जिन लोगों को नौकरी नहीं मिली उसका आप रेशियो कैलकुलेट करोगे, वो हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसके हिसाब से देख रहे हो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के हिसाब से। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो ओवरऑल ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो 47% थी 2016 में, वो घट करके केवल 40% हो गई, जो कि हमारे लिए वाकई में चिंता की बात है कि नौकरी नहीं मिलने की वजह से नौकरी नहीं ढूंढ रहे हैं लोग। ठीक है, इसके लिए अब देखो CMIA का जो डेटा आया है या लेटेस्ट ट्रेंड देखें तो इंटरनेशनली जितना भी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ना, उसके कंपैरिजन में इंडिया बहुत पीछे है। अगर वर्ल्ड ओवर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 60% है तो इंडिया का पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड कुछ ऐसा है कि हमारे यहाँ पर 47% से रिड्यूस होते हुए 40% तक आ गया दिसंबर 2021 में। मतलब वर्किंग एज में होने के बावजूद भी लोग नौकरी ढूंढने के लिए नहीं निकल रहे हैं। तो ऐसे में राइटर का यहाँ पर ये पर्टिकुलर आर्टिकल में जो कंसर्न है वो ये कि हम नॉर्मली क्या देखते हैं कि बेरोजगारी की दर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, बोलो वो मिस इंटरप्रेट हो जाता है। कैसे होता है वो देखो, सिंपल सा एग्जांपल, यहाँ पर जो एग्जांपल दिया हुआ उसको तो आप खुद देख लोगे। बाकी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो इसी एग्जांपल से निकाला है 100 जने हैं जो नौकरी करना, मतलब वर्किंग एज ग्रुप में है, मतलब 15 साल या 15 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, पर उनमें से, इसी एग्जाम्पल को समझा रहा हूं मैं, ठीक है, इसी को ले लेते हैं, ठीक है, 100 में से 60 जने हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जी हाँ जी नौकरी हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, अब उन 60 जनों में से मान लो 54 इंडिविजुअल्स को जॉब मिल गई बट 6 इंडिविजुअल्स को जॉब नहीं मिली। ठीक है, तो आप देखोगे कि हाँ जी 60 का 6 कितना हो गया, 10%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, बोले 10%। इसका मतलब ये जो 100 जने एलिजिबल थे इसको तो बोल रहे हैं वर्कफोर्स, इनमें से 60 जने कोशिश कर रहे हैं नौकरी ढूंढने की, इसको बोल देंगे लेबर फोर्स। और इस लेबर फोर्स में से 54 को तो जॉब मिल गई, 6 को नहीं मिली, तो 6 हो गए बेरोजगार। और इन बेरोजगार को जब हमने लेबर फोर्स के हिसाब से कैलकुलेट किया तो आ गई 10%, तो ये हमने बोल दी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो ऐसे में अगर हमें ये पता पड़े कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% है तो आप नॉर्मली इमेजिन क्या करोगे कि भाई 100 जनों में से 90 जनों को नौकरी मिलती है हमारे देश में। कितना गलत एक मैसेज आ गया, कितना गलत इंटरप्रिटेशन हो गया। क्या पॉलिसी अच्छे से बन पाएगी इस केस में, चांस ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर इतना क्लैरिटी है कहां कि जी आपने जो 10% बोला वो 60 का 10% है, ना कि 100 का 10%। अब इसके लिए ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने की बात की जा रही है। ऑल्टरनेटिव में पहला तो है कि भाई एम्प्लॉयमेंट रेट है ना, उस पर ध्यान दो,
ना कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट। एम्प्लॉयमेंट रेट में क्या हो जाएगा कि जिन लोगों को नौकरी मिल रही है 100 जनों में से आप उसका रेशियो शो करोगे और बाकी बचे हुए का आप बोल दोगे कि बेरोजगार है। तो ऐसे में जो लेबर फोर्स है उसमें से जितने लोगों को रोजगार मिल रहा है वो आप शो करो और फिर उसके बाद में आप बता दो कि जी इतना % जॉब क्रिएट हो रही है और बचे हुए सारे बेरोजगार हैं। अब वो चाहे कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि हमने क्या किया अभी कि जो लोग वर्क फोर्स में हैं 15 साल या 15 साल से ज़्यादा उम्र के हैं पर जो लोग नौकरी नहीं ढूंढ रहे हैं उनको हमने लेबर फोर्स में काउंट ही नहीं किया, तो उनकी बेरोजगारी के लिए तो आप कोई प्लान ही नहीं कर रहे हो। अरे भाई उनका कारण तो जानो कि वो बेरोजगार क्यों बैठे हैं। हो सकता है कि उन्होंने बहुत कोशिशें की, नौकरी नहीं मिल रही है, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है, या फिर वो कहीं डिप्रेशन में आ गए, कहीं टेंशन में है। तो वो चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए आपको मेथड चेंज करना होगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बजाय बोला एम्प्लॉयमेंट रेट पे ध्यान दिया जा सकता है एक। तो दूसरा ये बताया जा रहा है कि एब्सोल्यूट नंबर्स पर ज़्यादा ध्यान दे तो अच्छा है। जैसे कि दिसंबर 2021 में हमारे देश में 107.9 करोड़ लोग जो थे वो काम कर रहे हैं, वो जॉब पर हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको क्या पता पड़ेगा, एक्यूरेट पता पड़ गया। अब आप कर लो जो आपको करना है एडिशन में। ठीक है जी। इसके अलावा इंडिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम क्यों है, इसका कारण एक तो बताया जा रहा है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बहुत कम है। कितना है, 9.4%। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो 25% है। ठीक है, जबकि ग्लोबल एवरेज देखोगे ना फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वो 47 है। हमारे यहाँ पर कितना चल रहा है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 25%, बट रियल सेंस में अगर देखें CMI का डेटा तो केवल 9.4% पार्टिसिपेशन आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम होने की वजह से भी हमारे यहाँ पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बहुत कम है। फिर बात आ जाती है कि औरतें हमारे यहाँ पर काम क्यों नहीं करती। सबसे पहला कारण तो ये होता है कि कंडीशन फेवरेबल नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, घर से दूर जाना पड़े तो वो प्रॉब्लम है। ये वर्क फ्रॉम होम कल्चर आई है तब से थोड़ा बहुत नौकरियां करने लग गई हैं लड़कियां जो हैं। इसके अलावा वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है, वुमेन के साथ में एट्रोसियस बिहेवियर बहुत ज़्यादा होता है। सोसाइटल नॉर्म्स कि हाँ भाई बेटियां घर पे रहेंगी, बाहर नहीं जा सकती, तो ऐसे में वो फिर घर का ही काम संभाल लेती हैं। तो पहला कारण तो है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का ना मिलना। दूसरा कारण ये है कि वुमेन कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज करने के लिए सरकार के द्वारा और इंस्टीट्यूशंस के द्वारा प्रॉपर मेजर्स नहीं लिए जा रहे हैं, एफर्ट्स नहीं किए जा रहे हैं। और लास्टली एडिक्वेट जॉब्स भी क्रिएट नहीं हो पा रही है, तो कहाँ से फिर वुमेन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो पाएंगी। तो ओवरऑल ये सिनेरियो है हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखो IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अभी अपनी तरफ से ये बताया है कि रेनफॉल अच्छे से नहीं हो रहा है जितना नॉर्मली हुआ करता है मार्च अप्रैल मंथ में। इस वजह से हीट वेव जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ऐसे में देखो अभी येलो अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है जिसमें ईस्ट सेंट्रल और नॉर्थ वेस्ट इंडिया इनको हाईलाइट कर दिया है कि आने वाले 5 दिन में हीट वेव हो सकती है। केवल उत्तराखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट का कुछ हिस्सा छोड़ दो, बाकी पूरे देश में हाई अलर्ट पे है कि भाई हीट वेव ज़बरदस्त है। और इसमें सबसे ज़्यादा अलर्ट पे कौन है, राजस्थान, विदर्भ, मध्य प्रदेश का जो सूखा इलाका है विदर्भ, वहाँ पर। तो आप देख सकते हो 40 से 45 डिग्री तक टेम्परेचर रहने वाला है, जो कि ऑलरेडी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मार्च महीना जो 2022 का गया है, ये 1901 के बाद में तीसरा सबसे गर्म मार्च महीना गया है, जब टेम्परेचर मैक्सिमम एवरेज कितना गया 32.65%, और नॉर्मली कितना रहता है 31.24 डिग्री सेंटीग्रेड ओनली। तो आप देख सकते हो मार्च में ही गर्मी बढ़ गई थी। अब सवाल यह है कि क्यों ऐसा हुआ। देखो हमारे यहाँ पर नॉर्मली देखा जाए ना तो विंटर्स के बाद में समर्स आती हैं, समर्स के बीच में एक ट्रांजिशन सीजन आता है जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग। स्प्रिंग वाले टाइम पे क्या होता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के साथ में हमारे यहाँ पर रेनफॉल होता रहता है, तो वो रेनफॉल क्या करता है टेम्परेचर को नॉर्मल बना देता है। बट अब की बार वो रेनफॉल नहीं हुआ। ठीक है, जो नॉर्मल पीरियोडिक रेनफॉल होना चाहिए या फिर जो ओले गिरने का, अब की बार ओले गिरे कहाँ, बिल्कुल भी नहीं गिरे ओले, आपको भी पता है। तो इस केस में क्या हो गया कि जो नमी अवेलेबल होनी चाहिए थी, जो ठंड अवेलेबल होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ पर लार्जली डेफिशिएंट कैटेगरी में चले गए 398 डिस्ट्रिक्ट्स। तो कारण कि वहाँ पर रेनफॉल जितना रिसीव होना था मार्च अप्रैल में वो हुआ नहीं। इसके अलावा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो मेडिटेरेनियन सी से उठ के आते हैं, उनके साथ में
उनका यहाँ पर आना और साउथ वेस्ट मानसून का जो एक शुरुआत होने वाली होती है, तो उस तरफ से जो मॉइस्चर लेडन विंड्स आती हैं, तो एक तरफ से तो मेडिटेरेनियन सी से आने वाली हवाएं और दूसरी साउथ वेस्ट मानसून से आने वाली हवाएं, ये दोनों मिक्सअप हो जाती हैं, तो इसकी वजह से क्या होती है, रेनफॉल हमें मिल जाती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, हीट को थोड़ा कंट्रोल कर देती है। बट अब की बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस स्ट्रांग नहीं बन पाए, इस वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है। अब सवाल ये आता है हीट वेव का मतलब क्या होता है, तो आईएमडी के हिसाब से देखो 3 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। वो ये कि मान लो कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हो और वहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा हो गया, एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा, ठीक है। तो प्लेन एरियाज में तो 40 डिग्री फिक्स कर रखा है, कोस्टल एरियाज में 37 डिग्री कर रखा है, और हिली एरियाज में अगर 30 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो हीट वेव डिक्लेयर कर सकता है आईएमडी। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये देखी जाती है कि अगर एक दिन में, सिंगल डे में 4.5 से 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर राइज हो जाए एक दिन में सिर्फ, तो भी हीट वेव डिक्लेयर कर दी जाती है। इसके अलावा तीसरा तरीका क्या होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर में 45 से 47 डिग्री टेम्परेचर अगर हो जाए पर्टिकुलर किसी भी दिन, तो उस दिन भी हीट वेव डिक्लेयर कर दी जाती है आईएमडी के द्वारा। अब बात ऐसी है कि कब और कैसे हीट वेव होती है वो देखें, तो आप देख सकते हो हीट वेव मोस्टली अप्रैल जून मंथ में होती है, जो अभी चल रहा है, अप्रैल मई जून, 3 महीने, अप्रैल तो चलो खत्म होने वाला, मई आने वाला है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा हीट वेव होने वाला एरिया है वो है कोर हीट वेव जोन जिसको बोलते हैं। उनमें आप इन स्टेट्स के नाम जरूर देख लोगे, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, वेस्ट मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ, महाराष्ट्र और जो गेंजेटिक वेस्ट बंगाल है वो, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इसका मतलब क्या हो गया, लमसम पूरा इंडिया, मेन लैंड इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा आ जाता है। तो आप ये देख सकते हो हीट वेव का सिनेरियो क्या है। बाकी तो ये जो है शॉर्ट टर्म चीज़ें बताई हुई है, जो इतना हमारा काम का है नहीं, मेन चीज़ें हमने देख ली। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आ गए फ्रंट पेज पे। फ्रंट पेज पे देखो ऐसा है कि टाटा ने एयर इंडिया को तो एक्वायर कर ही लिया, आपको पता है, डिसइन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। ठीक है, गवर्नमेंट ने 100% ऑनरशिप छोड़ दी है। तो अब टाटा क्या कर रहा है कि अपने अंडर में चलने वाली जितनी भी एयरलाइंस है, जैसे एयर इंडिया तो हो ही गई, एयर इंडिया एक्सप्रेस, विस्तारा, इसके अलावा एयर एशिया इंडिया और एयर इंडिया सेट्स और एयरपोर्ट सर्विसेज, इन एयर इंडिया सेट्स, एयरपोर्ट सर्विसेज, इन सब को मर्ज करके और एक सिंगल रूफ के अंडर लाना चाह रही है। मतलब एक सिंगल अम्ब्रेला कंपनी अपनी बनाने की कोशिश की जा रही है, और इस चीज़ को अप्रूवल भी दे दिया गया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देखना है। और एयर एशिया जो है वो मेन यहाँ पर एंटिटी है जिसको टाटा एयर इंडिया के अंडर लाना चाहता है। तो एयर एशिया की बात अगर करें तो ये देखो लो कॉस्ट एयरलाइन है, जो कि जॉइंट वेंचर के तौर पे लॉन्च की गई थी। एक तरफ टाटा, दूसरी तरफ मलेशिया का एयर एशिया ग्रुप है, उन दोनों ने मिलकर के। और ये जो एयर एशिया है ना, इसमें 83.67% शेयर्स तो अकेले टाटा ग्रुप के हैं और रिमेनिंग जो है वो मलेशियन कंपनी के हैं। तो ऐसे में टाटा की यहाँ पर से बहुत ज़्यादा है, पकड़ बहुत ज़्यादा है। तो ये एक तो न्यूज़ है। इसके अलावा फ्रंट पेज पे दूसरी जो न्यूज़ काम की है वो यहाँ पर है कि देखो हमारे यहाँ पर कोल की डिमांड लगातार बढ़ रही है। आपको पता है कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हीट वेव का हमने ऑलरेडी देख लिया। कोल स्टॉक है वो ऑलरेडी कम हो रहा है। तो इस केस में एक तो कारण क्या आ रहा है कि स्टेट्स हैं वो टाइम पे पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से कोल सप्लाई में डिसरप्शन आ गया। और दूसरा, हमारे यहाँ पर अभी भी आपको पता है मोर देन 70% इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के बेसिस पे। तो ऐसे में पीक जो डिमांड है वो मई जून में पहुंचने वाली है, और हमारे देश में एक दिन में 215 से 220 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके लिए स्टेट्स के पास में कहीं ना कहीं इश्यूज अभी भी हैं। क्या? शॉर्टेज ऑफ कोल अवेलेबिलिटी। ठीक है, इससे संबंधित हम आर्टिकल देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे इकोनॉमी पेज पे। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की विजिट पे जा रहे हैं। ठीक है, 2 मई से 4 मई तक का ये विजिट रहेगा। तो ओवरऑल अगर देखें तो इसमें क्या क्या है वो देखते हैं इनका प्लान। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जर्मनी की जो विजिट होगी तो उसमें जर्मन चांसलर ओल्फ स्कोल्स, उनके साथ में फर्स्ट मीटिंग है इनकी। ठीक है, और ये 6ठा एडिशन होगा इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन का। मतलब पहले 5 बार ऑलरेडी मिल चुके हैं दोनों की तरफ से जो लीडर्स हैं वो, और अभी ये 6ठी बार मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन।
ये एक बाई एनियल का मतलब हो गया 2 साल से ये कंसल्टेशन होता है जर्मनी और इंडिया के बीच में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर तो है ही, बाकी दूसरा उधर से चांसलर है ही वहाँ के जर्मनी के, और सेवरल मिनिस्टर्स भी एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो ये तो हो गया देखो जर्मनी का एजेंडा। फिर देखो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो डेनमार्क की विजिट पे जाएंगे। डेनमार्क में वहाँ पर जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मैट फ्रेडरिक्सन, उनसे मीटिंग करेंगे। और ये सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट होगी जो कि डेनमार्क होस्ट करेगा। ठीक है, नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन से हैं वो हम अभी मैप पे भी देखेंगे, बाकी अभी फिलहाल देखें तो सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट होगी। फर्स्ट इंडिया नॉर्डिक समिट कब हुई थी? 2018 में स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम का मतलब आप जानते हो ये डेनमार्क की कैपिटल हो गई। ठीक है, इसके आगे नॉर्डिक कंट्रीज जो दूसरे हैं जहां पर भी अलग अलग लीडर से मीटिंग करेंगे, तो वो और कंट्रीज कौन से हैं? एक तो आइसलैंड है, एक नॉर्वे है, एक यहाँ पर स्वीडन देख सकते हो, एक फिनलैंड देख सकते हो, और एक ये डेनमार्क हो गया। तो ओवरऑल 5 इन कंट्रीज को मिला करके आप क्या बोलते हो? नॉर्डिक कंट्रीज। तो ऐसे में अभी ये जो इंडिया नॉर्डिक समिट है ये इंडिया और नॉर्वे के बीच होती है, ध्यान रखना आप। बाकी दूसरे जो नॉर्डिक लीडर्स हैं उनसे भी मीटिंग होगी। ठीक है, तो एक बार मैप देख लेते हैं नॉर्डिक कंट्रीज का। ये आपके सामने है नॉर्डिक कंट्रीज, ये है फिनलैंड, ये स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क एंड आइसलैंड। पर इंडिया नॉर्डिक समिट होती है वो इंडिया और नॉर्वे के बीच ही है, ये ध्यान रखना। बाकी इन कंट्रीज को भी हम क्या कहते हैं? नॉर्डिक कंट्री। तो ये ध्यान रखें, ये मैप बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमी पेज पे एक न्यूज़ है, वो ये कि पावर मिनिस्ट्री ने स्टेट्स को ये कह दिया कि भाई आने वाले 3 सालों के लिए कोल इंपोर्ट की व्यवस्था कर लो, क्योंकि जब तक प्राइवेट सेक्टर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा तब तक स्टेट्स को ही अपनी तरफ से काम करना है। तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट्स को बोल दिया कि आने वाले 3 सालों की डिमांड को ध्यान में रखो, कैलकुलेशन करो, और 2025 तक का अपना जितना टारगेट लेकर के चल रहे हो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का, उसके हिसाब से कोयले की व्यवस्था कर लो। इधर जो लेबर मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि आप देखो कि जो लेबर लॉज को कॉडिफाई किया गया था 4 कोड्स में, बोलो उस पर 90% स्टेट्स ने अपनी तरफ से नॉर्म्स तैयार कर लिए हैं, अप्रूवल दे दिया है। तो ऐसे में देखो 2000 पहले क्या थे, लेबर लॉज लगभग 44 थे, उन 44 लेबर लॉज को कॉडिफाई करके अल्टीमेटली 4 कोड्स में कन्वर्ट कर दिया। तो आप देखो 2019 में और 2020 में लगभग 29 सेंट्रल लेबर लॉज एमलगमेट किए गए, मतलब मिक्स किए गए, और 44 ओवरऑल लेबर लॉज थे, और इनको कन्वर्ट किस में किया गया? 4 लेबर कोड्स में। उन लेबर कोड्स का नाम आप ध्यान देख सकते हो। नंबर 1 द कोड ऑन वेजेस 2019, दूसरा द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, और चौथा है द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। तो ये 4 कोड्स हैं, इन पर क्या होना है कि अब लॉज बनने हैं, इन लॉज को इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, अब ये जो नए कानून जो बनेंगे इन लेबर को लॉज को ध्यान में रखते हुए, वो लेबर कोड्स को ध्यान में रखते हुए, वो देखो इंटरनेशनल मार्केट में क्या क्या वेरिएशन आ रहे हैं, लेटेस्ट जो चेंजेस आने चाहिए वो ध्यान रखना, मिनिमम वेजेस फिक्स करना जिससे कि लेबर का कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, लेबर की वेलफेयर को ध्यान में रखना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी वर्कर्स हैं उनकी वेलफेयर ध्यान रखी जाए, सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपना खुद का धंधा लेकर के बैठते हैं या माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनका ध्यान में रख करके, और प्रॉपर लेजिस्लेशन या कानून बना करके इन लॉज को इम्प्लीमेंट करना, ये टारगेट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था इन लेबर कोड्स को अलग अलग टाइम पे। तो सबसे पहला लेबर कोड जो था दैट इज़ द कोड ऑन वेजेस, इसको नोटिफाई किया गया था 8 अगस्त 2019 को। उसके बाद में सितंबर 29, 2020 को बचे हुए 3 जो लेबर कोड्स हैं उनको भी नोटिफाई कर दिया था। अब सवाल ये है कि भाई कानून बनने से पहले क्या प्रोसीजर होगा? भाई ये लेबर कोड्स तो पार्लियामेंट ने अपनी तरफ से गया है, ये अब लेबर कोड को इम्प्लीमेंट करने का जो काम है वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से कानून बनाएगी। अब वो कानून बनेंगे ना, जो रूल्स बनेंगे उन रूल्स को प्रॉपरली ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया जाना होगा, और उस पर 30 से 40 दिन पब्लिक ओपिनियन के लिए भी ओपन रखा जाएगा। मतलब पहले ड्राफ्ट रिलीज किया जाएगा पब्लिक डोमेन में 30 से 40 दिन तक, फिर पब्लिक के कमेंट आएंगे, फिर उसके हिसाब से आगे प्रोसीडिंग होगी, और इसके लिए अप्रोप्रिएट जो भी अथॉरिटी होगी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो अपने हिसाब से कानून बना पाएंगी। ठीक है, तो ये हो गए लेबर कोड से संबंधित। इसके आगे देखें, यूएसए ने देखो इंडिया, चाइना, रशिया के अलावा 4 और कंट्रीज को अपनी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है।
अब देखो ओवरऑल ये 3 कंट्रीज तो हैं ही, इंडिया, चाइना, रशिया, और इसके अलावा 3-4 दूसरे कौन से हैं, अर्जेंटीना, चिली, इंडोनेशिया, वेनेजुएला। ये टोटल 7 कंट्रीज हैं। अब ये प्रायोरिटी वॉच लिस्ट क्या है, देखो यूएसए का जो यूएसटीआर है, ट्रेड रिलेटेड, जो आप कह सकते हो कि ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो यूएसए का जो डिपार्टमेंट है, ट्रेड डिपार्टमेंट, वो क्या करता है कि अपने हिसाब से हर साल एक स्पेशल रिपोर्ट रिलीज करता है जिसका नाम है स्पेशल 301 301 रिपोर्ट, स्पेशल 301 रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में क्या देखता है कि भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएसए के साथ ट्रेड करने वाले कंट्रीज क्या कदम उठा रहे हैं, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है ना, उनको ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है, और उस रिपोर्ट में ही जिन कंट्रीज को एनलिस्ट कर दिया जाता है उन कंट्रीज को क्या बोल दिया जाता है, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट कंट्रीज। देखा क्या जाएगा कि उन कंट्रीज में जिनके साथ में यूएस ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं 7 कंट्रीज हैं, तो इनमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए क्या काम किया जा रहा है, क्या कहीं पर प्रमोशन किया जा रहा है या नहीं, ये चीज़ें यहाँ पर फोकस में रखी जाती हैं, ठीक है। तो स्पेशल 301 रिपोर्ट यूएसए का जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड पेज पे है आज की लास्ट न्यूज़, वो ये है कि एलोन मस्क की जो कंपनी है ना, स्पेस एक्स, उसने अभी नासा के एस्ट्रोनॉट्स को अभी स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा है। उसमें पहली बार फर्स्ट ब्लैक वुमन को भी भेजा गया है लॉन्ग टर्म के लिए स्पेस फ्लाइट पे, जिनका नाम है जेसिका वाटकिंस। तो ये पूछा जा सकता है कि भाई फर्स्ट ब्लैक, अभी जेसिका वाटकिन रिसेंटली न्यूज़ में थी, एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो ये फर्स्ट ब्लैक वुमन है जिनको स्पेस फ्लाइट पे भेजा गया है, ठीक है, लॉन्ग टर्म स्पेस फ्लाइट पे, ठीक है जी। तो डिस्कशन में जो भी चीज़ें थी वो हमने देख ली हैं, न्यूज़पेपर सुबह मिल जाएगा। थैंक यू।